नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, अर्थ ओवरशूट दिवस की गणना कौन करता है? WWF, IUCN, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। इस बार 28 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया, जबकि 2021 में यह 29 जुलाई को मनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की पहल है। अर्थ ओवरशूट डे साल की वह तारीख है जब प्रकृति द्वारा साल भर में पैदा हो सकने वाले संसाधनों और सेवाओं का पूरा उपभोग कर लिया जाता है। 1971 में अर्थ ओवरशूट डे 25 दिसंबर को मनाया गया था, जबकि इस साल यह दिन कम होकर 28 जुलाई हो गया। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में मनुष्य एक साल के संसाधनों का इस्तेमाल 1.7 गुना अधिक कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिक मछलियां पकड़ना, वनों की अंधाधुंध कटाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन पृथ्वी पर संसाधनों की कमी की मुख्य वजहें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य किस मंत्रालय से संबंधित पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 25 से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसे पिछले 8 वर्षों में प्राप्त बिजली क्षेत्र में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न बिजली संबंधी पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों में जागरूकता और भागीदारी में सुधार करके नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह विद्युत मंत्रालय और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ताइवान की राजधानी ताइपे तट पर अवस्थित है। तमसुई नदी का संबंध ताइपे से है। ताइवान जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है या फिर ताइवान के पूरब में पूर्वी चीन सागर अवस्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमसुई नदी का संबंध ताइपे से है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा से पहले चीन ने ताइवान से लगे क्षेत्र में हाल ही में सैन्य अभ्यास किया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे ताइवान के उत्तरी छोर पर मगर तट से दूर स्थित है। तमसुई नदी का संबंध ताइपे से है, इसलिए विकल्प बी सही है। ताइवान जल संधि ताइवान को मुख्य भूमि चीन से अलग करता है। ताइवान के उत्तर में पूर्वी चीन सागर अवस्थित है, जबकि दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर मौजूद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमसुई नदी का संबंध ताइपे से है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। 2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है। हाल ही में जारी एक डाटा के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं को एलपीजी रिफिल की संख्या कम करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुल लाभार्थियों में 5% ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में सिर्फ एक बार रिफिल किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को पीएम मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन की जगह रसोई गैस उपलब्ध कराना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? 1946, 1947, 1948 या फिर 1949? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1948। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया है। यह देशों को राष्ट्रीय संविधानों और क्षेत्रीय संधियों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में शामिल नहीं किया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपनाया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1948। अगला प्रश्न है, छावनी अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या को स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। 2. छावनी बोर्ड गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छावनी बोर्ड्स को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। छावनी अधिनियम 2006 छावनी इलाके की नागरिक जनसंख्या को स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए संसद से पारित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह अधिनियम प्रत्येक छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए एक छावनी बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। छावनी बोर्ड का प्रशासन और नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से संसदीय कार्यवाही पर न्यायालयों से संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 125? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 122। हाल ही में संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन की यह शक्ति पीठासीन अधिकारियों के पास होती है। इसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अनुच्छेद 122 संसदीय कार्यवाही पर न्यायालयों से संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। सदन के नियम पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वो किसी सांसद को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के लिए सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 122। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलीबाग में सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की सफेद प्याज यानी व्हाइट अनियन को जीआई टैग दिया गया है। अलीबाग पारंपरिक तरीके से सफेद प्याज उगाने और अद्वितीय स्वाद एवं आकार के लिए भू जलवायु परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। सफेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्याज में कई औषधीय गुण हैं जिनका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मुख्यतः किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएं को दिया जाता है। जीआई टैग मिलने से उस प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी का पैमाना भी जुड़ जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश के पहले इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX को लॉन्च किया है। यह बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर के IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में स्थित है।
IIBX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बुलियन यानी सोना चांदी का आयात किया जाएगा। वर्तमान में केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बैंक और एजेंसियां ही सोने का आयात कर सकती हैं और इसे देश भर के डीलर्स और ज्वेलर्स को बेच सकती है। बुलियन का मतलब है उच्च शुद्धता का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, जिसे बार, सिल्लियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। बुलियन को कभी कभी लीगल टेंडर माना जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के नए मानदंड जारी किए हैं। इसके तहत परित्यक्त बच्चों को बचाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी यानी SAA में क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना और उनका विकास करना है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करना भी लक्ष्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे MiG-21 विमानों को भारत ने किस देश से खरीदा था? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। हाल ही में MiG-21 लड़ाकू विमान के साथ हुई दुर्घटना को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2025 तक सभी MiG-21 विमानों को रिटायर करने का निर्णय लिया है। रूस की मिकोयान कंपनी द्वारा इस विमान का निर्माण साल 1955 के करीब किया गया था। भारतीय वायुसेना ने साल 1963 में इसे अपने बेड़े में शामिल किया। यह विमान भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लड़ाकू विमान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत सरगर ने किस खेल में भारत को पहला पदक दिलाया है? स्क्वाश, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग या फिर तैराकी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।